हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फिजिक्स, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो पृष्ठ तनाव, केशनली प्रभाव और श्यानता होने वाला है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है पॉलिटेक्निक फिजिक्स सीरीज़ का। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो यू स्टडी लाइव को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें तथा वीडियो यदि आपको बेनिफिशियल लगता है तो इसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपके उस डाउट को बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन देखो, इसे बड़े आराम से समझो। ये पूरा जो टॉपिक है वो आज के बड़े ध्यान से आपको समझना है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? ये द्रव की ये मान लो द्रव है, द्रव के भीतर की ये स्थिति है। ये पूरा सब द्रव है हमारा। ठीक है, तो द्रव के अंदर क्या होता है? अंदर जो बल होते हैं वो सभी दिशाओं में लगते हैं। सभी दिशाओं में बल जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? संतुलित बल रहते हैं। मतलब यदि इधर कोई बल लग रहा है तो विपरीत दिशा में भी बल लगकर इस बल को क्या कर देगा? संतुलित कर देगा। इधर करेगा तो इधर भी संतुलित बल एक लग जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाते हैं? बल संतुलित हो जाते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर सरफेस, सतह पर क्या होता है? उसके पृष्ठ पर क्या होता है? पृष्ठ पर ये ऊपर की तरफ से कोई भी ऐसा बल नहीं है जो नीचे वाले बलों को संतुलित करे। तो इस कारण से क्या होता है? वो सतह पर एक टेंशन सा बना रहता है, जिसको हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ वो आकर्षित करता है, जो बल है वो अंदर की तरफ यहाँ पर आकर्षित होगा। ठीक है, इसी कारण क्या होता है? बूंद का आकार गोल होता है। बरसात की बूंदें जो होती है उनका आकार गोल होने का कारण क्या है? कि पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव में संतुलन की जो स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कम से कम रखने का प्रयास करता है। जो सतह है वो कम से कम पृष्ठीय क्षेत्रफल रखने का प्रयास करती है, और सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है? बूंद का होता है, ये गोले का होता है। इसलिए जो हमारी बूंद होती है वो गोलाकार होती है। ठीक है, तो सबसे पहले साम्य अवस्था में द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर, जैसा मैंने समझाया, ये द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ है। किसी काल्पनिक रेखा के प्रति इकाई पर कार्य करने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। ये परिभाषा के रूप में, और वो मैंने जो समझाया वो प्रैक्टिकली रूप में है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींचिए, उसकी प्रति इकाई लंबाई में लगने वाला बल, ये नीचे की तरफ जो बल लग रहा है उसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो बल बटे लंबाई, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला हो गया बल बटे लंबाई। बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर ये हमारा पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल क्या होते हैं? दो अणुओं के मध्य लगने वाले बल को, दो अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम बोलते हैं अंतरा आणविक बल। और अणुओं के जो बीच की दूरी होती है वो 10 की घात -9 मीटर से अधिक होने पर ये बल जो होते हैं वो प्रभावशाली नहीं होते। समझ में आया? दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण बल, क्या कहलाता है? अंतरा आणविक बल कहलाता है। लेकिन ये कहाँ तक लगेगा? 10 की घात -19 मीटर तक ही ये कार्यरत होता है। अब ये दो बल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स, जिसमें एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये ससंजक बल कहलाता है। ठीक है ना? जैसे जैसे आपने देखा होगा कि फर्श पे यदि पानी है तो वो बूंदें पास पास आने के बाद तुरंत चिपक जाती हैं, तो वो बड़ी बूंद बन जाती है, मतलब वो बड़ा सा हो जाता है। तो वो क्यों हुआ? ये वो चिपकी क्यों? बूंदे पानी क्यों चिपका? वो इसलिए चिपका क्योंकि वो समान पदार्थ के, समान एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल के कारण वो चिपक जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है असंजक बल, एडहेसिव फोर्स। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये क्या कहलाता है? असंजक बल कहलाता है। यह दो विभिन्न ठोसों, दो विभिन्न द्रवों और ठोस में ये कार्यरत हो सकता है। या तो दोनों विभिन्न प्रकार के ठोस ले लो, या एक द्रव ले लो, एक ठोस ले लो, या दोनों द्रव ले लो। ठीक है, जैसे फेविक्विक जो होता है वो सबसे, आपने देखा होगा, तुरंत चिपक जाता है, तो वो आसंजक बल है। वो कौन से बल के कारण चिपक रहा है? आसंजक बल के कारण के चिपक रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आसंजक ससंजक समझ गए? ये अंतरा आणविक बल के दो प्रकार होते हैं। पृष्ठ तनाव पढ़ा हमने, फिर अंतरा आणविक बल के दो प्रकार पढ़ लिए, असंजक बल और ससंजक बल। इसके बाद हमारा आता है स्पर्श कोण। तो मैं आपको
पहले समझाता हूँ स्पर्श कोण क्या होता है। देखो, जैसे हमारी जो द्रव की सतह है, तो ये हमारा पानी भरा हुआ है, मैं पानी वाला कलर ले लेते। तो ये पानी जो भरा हुआ है, ये अंदर जो पानी भरा हुआ है, तो इसकी जो सतह है, ये ऊपर वाली एक सतह है, और ये कांच का मान लो कोई परख नली है, इसमें हमने पानी भर के रखा हुआ है, नली है कोई, उसमें पानी भर के रखा हुआ है। तो ये जो ऊपरी सतह है वो, और ये कांच की जो सतह है, इनके बीच में जो इनके बीच में ये यहाँ पर जो कांटेक्ट हुआ, ये रेड वाले पे कांटेक्ट हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सतह पर एक स्पर्श रेखा को हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करी। ये जो स्पर्श रेखा है ये कहाँ पर खींची हमने, पृष्ठ की सतह पर खींची है। ठीक है, पानी के द्रव की सतह पर खींची है, और द्रव तथा ठोस, ये जो परख नली है वो ठोस है, ठोस तथा द्रव के स्पर्श बिंदु पर या कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव ठोस के जो द्रव के भीतर डूबा हुआ भाग है उसके साथ जो ये कोण बना रही है उसको बोलते हैं हम थीटा। ठीक है, फिर से देखो, द्रव की सतह से द्रव तथा ठोस के कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ठोस के साथ जो द्रव के भीतर डूबी हुई सतह है उसके साथ जो कोण बनाती है उसे हम बोलते हैं क्या, स्पर्श कोण। द्रव के भीतर डूबी हुई क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पर भी ये कोण भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं लेना है हमें। कौन सा लेना है, द्रव के भीतर जो डूबा हुआ है वो। ठीक है, ये दूसरा प्रकार है जिसमें हम पारा यदि रहता है हमारे पास, तो पारा रहता है, तो पारा जो उसका जो तल रहता है वो उत्तल रहता है इस प्रकार से, और पानी का रहता है अवतल। ठीक है ना, तो उत्तल तल है। अब हम क्या करेंगे, द्रव के पृष्ठ से खींची गई स्पर्श रेखा जो इन दोनों के कटान बिंदु, लेकिन हमें द्रव के भीतर जो ठोस का भाग डूबा हुआ है उससे ये कोण लेना है। तो ये जो कोण होता है ये 90 से ज़्यादा है, और ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला 90 से कम है। अलग ही समझ में आता है, ये होता है 90, और ये दिख रहा है 90 से कम, और ये दिख रहा है 90 से ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये जो हमारा स्पर्श कोण है इसका महत्व क्या है, इसका महत्व यही है कि जब ये 90 से ज़्यादा होता है तो ये ठोस की सतह को गीला नहीं करता है। ये मतलब पारा जो है ये परख नली को गीला नहीं करेगा, लेकिन ये 90 से कम होने पर क्या करता है, परख नली को गीला करता है। ठीक है, ये महत्व है इसका। ठीक है, अब देखो कुछ इसका परिभाषा देखो, द्रव और ठोस के स्पर्श बिंदु, द्रव और ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव की सतह से खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस की सतह से जो कोण बनाती है उसे हम स्पर्श कोण कहते हैं। आ गया समझ में। ठीक है, फिर से देखो, द्रव और ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव की सतह से खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस की सतह से जो कोण बनाती है उसे स्पर्श कोण कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बार बार एग्जाम में आता रहता है कि वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं। तो मैंने पानी को बूंदे जो गोल होने का कारण था वो बता चुका हूँ, बस मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि बरसात की बूंद का आकार गोल होता है क्योंकि संतुलन की अवस्था में किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। संतुलन की अवस्था में क्या करना पड़ता है कि स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम रखना पड़ता है, इसलिए पृष्ठ तनाव के प्रभाव से पृष्ठ की जो झिल्ली है वो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा रखना चाहती है। इसके कारण क्या होता है, जो द्रव की सतह है वो न्यूनतम अणु रखना चाहती है। सतह पर न्यूनतम अणु रखेंगे तभी जो ऊर्जा रहेंगी वो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहेंगी। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा रखना है पृष्ठ तनाव के प्रभाव के कारण, तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा रखने के लिए जो अणु होना चाहिए वो भी न्यूनतम होना चाहिए। और न्यूनतम अणुओं की संख्या कब आती है, जबकि क्षेत्रफल न्यूनतम हो। समझ में आया, 3 चीज़ें न्यूनतम रखना है हमें। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम रखने के लिए अणु को न्यूनतम रखना है, और अणु न्यूनतम रहने के लिए क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए। और क्षेत्रफल कौन सा न्यूनतम होता है, सबसे गणित में बताया गया है कि जो सबसे कम क्षेत्रफल होता है वो होता है गोलाकार। इसलिए जो हमारी बूंदें होती है बरसात की वो गोलाकार बन के रहना चाहती है ताकि संतुलन की अवस्था में उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो सके। और स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम रखने के लिए पृष्ठ तनाव के प्रभाव से
न्यूनतम अणु को रखना उसका गुण हो जाता है, और उस न्यूनतम अणु को रखने के लिए उसका क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए, वो सबसे कम क्षेत्रफल होता है गोले का। तो अब हमें पढ़ना है केशनली प्रभाव। केशनली प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे बड़े ध्यान से आपको देखना है, हमें डेरिवेशन भी इसका करना पड़ेगा। तो देखो अब केशनली प्रभाव क्या होता है, कैपिलरी इफेक्ट इसको बोलते हैं हम। कि हम क्या करेंगे, जैसे हम किसी बर्तन में जल लिया हमने, उसमें हमने इस केश नली को लगा दिया। केश नली मतलब बाल के समान पतली सी नली होती है, उसको केश नली बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में पानी क्या करता है, ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, और पारे के केस में क्या होता है, नीचे की तरफ चले जाता है। तो देखो ये क्यों होता है। सबसे पहले बर्तन की तरफ फोकस करना है। ये यहाँ पर ए जो बिंदु है, यहाँ पर ऊपर से प्रेशर लग रहा है, वायुमंडलीय दाब, मान लो कुछ पी प्रेशर है। अब यहाँ पर जब हम केश नली के अंदर आए तो ये थोड़ा सा जो पानी का जो तल था वो नीचे की तरफ था, क्योंकि अवतल बनाता है वो। तो इस ए की तुलना में ये बी बिंदु पर जो दबाव रहेगा वो इसकी तुलना में कम रहेगा, बी पर। ठीक है ना, बी पर क्या रहेगा, जो दबाव रहेगा वो कम रहेगा। इसके कारण क्या होता है कि ये जो पानी है वो निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ये बढ़ेगा। तो इसलिए ये ऊपर की तरफ जाने लगता है। हर चीज़ निम्न दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाना चाहती है। हम भी टेंशन से फ्री होना चाहते हैं ना, तो इसलिए हम उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाना चाहते हैं, और इस दुनिया में हर चीज़ उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये पानी भी क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा। उसी प्रकार पारे के केस में, पारे के केस में यहाँ पर क्या है, बी पर जो ए है, ए पर वायुमंडलीय दाब पी मान लो है, ठीक है ना, और बी पर जो वायुमंडलीय दाब है वो ज़्यादा है, और बी पर क्या है, इसकी तुलना में कम है। यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ये जो पारा है ये क्या करेगा, अपने तल को धीरे से कम कर देगा ताकि वो टेंशन से फ्री हो जाए। इस प्रकार से ये केशनली प्रभाव को हमने समझाया है। देखो अब क्या होता है, जब किसी केशनली को सीधा पानी में डुबाया जाता है तो वायुमंडलीय दाब के विपरीत भी इसमें पानी ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रभाव को केशनली प्रभाव कहते हैं, केशिकत्व या केशनली प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब सूत्र की व्युत्पत्ति करना है हमें। सूत्र की व्युत्पत्ति करने के लिए केशनली की त्रिज्या मान लेंगे आर। ठीक है, इस पर पृष्ठ तनाव मान लेंगे, और केशनली में जहाँ तक पानी चढ़ रहा है उसको हमने माना है एच ऊंचाई। एच ऊंचाई तक पानी चढ़ जाता है ऊपर, और इसके द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो टी प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा के दिशा में कार्य करता है। मतलब ये यहाँ पर ये कार्य कर रहा है, जैसे दिख रहा होगा आपको, तो ये अंदर की तरफ कार्य करेगा, बाहर तो रहेगा नहीं, द्रव जहाँ पर है उधर ही रहेगा, अंदर की तरफ। अब न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये नीचे की तरफ टी बल कार्य कर रहा है, इसका मतलब इसकी विपरीत दिशा में आर में एक प्रतिक्रिया रहेंगी। ठीक है, अभी इस प्रतिक्रिया को हम इसके दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक हो जाएगा क्षैतिज घटक और एक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। एक हो जाएगा क्षैतिज और एक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। ऐसे पूरे पृष्ठ पर ये हमें क्रिया प्रतिक्रिया वाले बल मिलेंगे, क्योंकि पूरे पृष्ठ पर पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है ना, तो हमें क्या है, पूरी जगह मिलेंगे। तो ये इस साइड वाला हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये ऊपर वाला हो जाएगा टी कॉस थीटा। अब देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये भी टी साइन थीटा है, और ये यहाँ पर जो रहेगा वो भी टी साइन थीटा रहेगा। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये ऊपर वाले रह जाएंगे। टी कॉस थीटा ये पूरी जगह बच जाएगा, है ना। टी कॉस थीटा ये काम तो कर रहा है, लेकिन ये पूरे उसमें सरफेस में काम कर रहा है, तो ये 2 पाई आर पूरी सरफेस पे उसके काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल बल कितना लगेगा, 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। ये समीकरण 1 हो गया, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। समझ में आया। इसके बाद ये जो तल, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये केश नली में सबसे ऊपर की व्यवस्था है, जहाँ पर पानी का तल जो है वो अवतल हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा बेलन और बन गया हमारा, जिसमें आर त्रिज्या है, मतलब आर ऊंचाई का और आर त्रिज्या का एक बेलन मिल गया है। आर ऊंचाई आर त्रिज्या का बेलन, बेलन का जो आयतन होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर
यहाँ पर जो ये वाला जो बेलन है, जो ये जो बेलन है ये वाला, इसका जो आयतन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच। कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये ऊपर वाला जो रहेगा इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसको जोड़ने के लिए क्या, आर त्रिज्या के बेलन में से ये बीच वाला ये इसको हटाना पड़ेगा। ये क्या है हमारा, ये है हमारा अर्धगोला, क्या बोलेंगे उसको, अर्धगोला। अर्धगोले को हटाना पड़ेगा, अर्धगोले का आयतन को। तो हमारा ये इस भाग का आयतन कितना बचेगा, ये जो पानी पानी है कितना आयतन है, तो ये पूरे वाले बेलन, आर ऊंचाई का बेलन है, इसमें से ये जो अर्धगोला है इसके आयतन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और एच भी कितना है, आर के बराबर, तो पाई आर क्यूब, ये लिखा है पाई आर क्यूब। और जो बेलन होता है, जो बेलन होता है उसका आयतन हमने लिख दिया है, और इसके बाद हम लिखेंगे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब। क्या आ गया, 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों को कुल द्रव आयतन कितना हो गया, तो ये पहले का था पाई आर स्क्वायर एच पूरे स्तंभ का, इसके बाद वो जो ऊपर बचा था उसका 1/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, एच प्लस r/3 हमारा बच गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जो द्रव का भार है वो नीचे की तरफ लग रहा है, द्रव का भार क्या है, WmG, वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो W बराबर ये जो m है वो है हमारा उसका द्रव्यमान, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणा आयतन। घनत्व को d से दर्शाते, आयतन को v से दर्शाते, ये देखो यहाँ पर लिखा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, d से दर्शाएंगे हम घनत्व को, और v से दर्शाएंगे हमारे आयतन को, तो m बराबर हो जाएगा dv। m बराबर क्या हो जाएगा, d इंटू वी। m बराबर हो गया dv, तो यहाँ पर हम रख देंगे m की जगह vd रख दिया, और g, तो w बराबर आ गया vdg। ठीक है, और v का मान यहाँ से रख देंगे समीकरण 2 से उठाकर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ मान रखा, तो ये हमारा w का मान आ गया ये पूरा। और संतुलन की अवस्था में क्या होता है, जो नीचे की तरफ से बल लगता है वो ऊपर के बल से समान रहता है, बराबर रहता है, तो w बराबर w, f बराबर w कर देंगे। ये w हमने यहाँ से निकाला था, और f हमने पीछे लिखा हुआ है 2 r t cos थीटा। यहाँ से हम t का मान निकालेंगे, तो t का मान आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h प्लस r/3 dg अपॉन 2 r cos थीटा। पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर r h प्लस r/3 dg बटे 2 cos थीटा बचा। यदि r का मान h के सापेक्ष नगण्य है तो ये अंदर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो r h dg बटे 2 cos थीटा, ये हमारा पृष्ठ तनाव का मान आ जाएगा। यहाँ थीटा क्या है, यहाँ थीटा स्पर्श कोण है। यदि एक आदर्श द्रव होता है तो cos थीटा का मान 1 होता है, थीटा बराबर 0, cos थीटा का मान, cos 0 का मान 1, तब हमारा t बराबर RH dg बटे 2 आता है। ये न्यूमेरिकल करते टाइम ये फॉर्मूला हमें बहुत काम देने वाला है, इसलिए इसको याद रखना है। ये हमारा डेरिवेशन था केशनली का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आगे हम बढ़ते हैं श्यानता की ओर। श्यानता क्या होती है, विस्कोसिटी। अब ये तरल का वह गुण होता है जिसमें विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है। श्यानता के कारण क्या होता है, श्यानता के कारण ही यदि हम किसी तरल को फेंकते हैं तो वो कुछ दूरी पर जाके रुक जाता है। श्यानता नहीं होती तो वो नहीं रुकता। क्यों रुका वो, क्योंकि उसकी विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध हुआ, इसी का कारण वो रुक जाता है। और आदर्श तरल की जो श्यानता होती है वो 0 होती है। अब हमें देखना है श्यानता गुणांक। देखो मैं एक बार फिर से श्यानता समझा देता हूँ। ये विभिन्न परतें मान लो किसी द्रव की, ये पहली परत, ये दूसरी परत, ये तीसरी परत और ये सतह वाली। तो हर नीचे वाली परत ऊपर वाली परत का विरोध करेंगी, गति का विरोध करेंगे, उसको जाने नहीं देती आगे। इसलिए आपने देखा होगा पानी जब भी रहता है तो वो इस प्रकार से रहता है ना, ऐसा इस प्रकार से ढलान में पानी जब भी आप फेंकते हैं तो वो इस प्रकार से ही आपको रुकता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने श्यानता गुणांक को अब लिखना है, तो हमने क्या किया है, सतह से x ऊंचाई पर एक बिंदु माना है, एक जो परत है उसको मान लिया, उसका वेग v मान लिया। उससे थोड़ी सी और ऊंचाई पर, मतलब x प्लस डी एक्स में जो वेग रहेगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, v प्लस डी वी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपरी परत पर वेग सबसे ज़्यादा होता है, सबसे नीचे परत पर वेग जो रहता है वो सबसे कम रहता है।
ठीक है ना। नीचे वाली परत क्या करती है, ऊपर वाली परत को मंदित करती है, मतलब रोकने का प्रयास करती है, नीचे वाली ऊपर वाले को रोकेंगी। तो इससे क्या आभास होता है कि दोनों परतों के मध्य जो द्रव का प्रवाह है उसके विरुद्ध एक मंदन बल कार्य करता है। उस मंदन बल को क्या बोलेंगे हम, श्यान बल कहते हैं। उस मंदन बल को क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। ठीक है। अब न्यूटन ने बोला था कि जो श्यान बल काम करेगा वो क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, आपेक्षिक वेग, दोनों के आपेक्षिक वेग के समानुपाती होता है, तथा दोनों परतों के बीच की लंबवत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, न्यूटन ने बोला था ये कि बल जो है वो दोनों परतों के क्षेत्रफल, संपर्क तल के क्षेत्रफल के समानुपाती, उन दोनों के आपेक्षिक वेग के समानुपाती तथा उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन तीनों को मिला के लिखा तो F समानुपाती A dV/dx आ गया, या हम समानुपाती का चिन्ह हटाकर एक नियतांक लगाएंगे ईटा, तो माइनस ईटा A dV/dx। माइनस ईटा क्यों, क्योंकि विरोध हो रहा है इसलिए माइनस लिखा है हमने। ठीक है, तो श्यानता गुणांक की यहाँ से परिभाषा लिखेंगे तो dV/dx ये 1 लिख देंगे, A जो रहेगा इसको भी 1 ले लेंगे और अब परिभाषा देने की कोशिश करेंगे। ये वेग प्रवणता है, dV/dx को क्या बोलेंगे हम, वेग प्रवणता। ठीक है, देखो किसी द्रव का श्यानता गुणांक, मतलब ईटा की बात चल रही है कि ईटा किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के एकांक क्षेत्रफल और दो परतों के बीच आवश्यक उस बाह्य बल के बराबर है जो परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता बनाए रखे। ठीक है, तो उस बल के, उस बाह्य बल के बराबर है जो एकांक क्षेत्रफल की परतों के बीच में एकांक वेग प्रवणता बनाए रखे, उसको हम बोलेंगे श्यानता गुणांक। ठीक है, अब श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है वो पास्कल सेकेंड होता है और CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है पॉइस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। और अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का आखिरी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें न्यूमेरिकल भी होने वाले इस चैप्टर के, तो उसे भी ज़रूर देखें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।